हमारी आज की वीडियो किसी गवाह के द्वारा दिए गए कोर्ट बयान और उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट के बीच में पैदा होने वाले विरोधाभासों या कॉन्ट्राडिक्शंस को लेकर है। यह क्रॉस एग्जामिनेशन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इसी के ऊपर आज हम इस कॉन्ट्राडिक्शन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि कोई गवाह अपनी गवाही से पलटता क्यों है। गवाह कई कारणों से अपनी गवाही से पलट सकता है। उसको डर हो, धमकी दी गई हो या पैसे का लालच दिया गया हो। कई बार सामाजिक दबाव भी इस पलटने के पीछे बहुत काम करते हैं, लेकिन कोर्ट इन अलग अलग सामाजिक या आर्थिक भावनाओं के कारण पलटने वाली गवाही को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति नहीं देता है। कोर्ट तो प्रमाण से अपना जजमेंट पास करता है। दूसरा यह है कि कोर्ट के पास इन पलटी गई गवाहियों का असर तय करने के लिए पहले से कानून बने हुए हैं। यदि गवाह कोर्ट में अपनी गवाही बदलता है तो डिफेंस काउंसिल को इसे केवल पहचान लेना भर काफी नहीं होता, बल्कि बदली गई गवाही को कानूनी रूप से प्रूव भी करना होता है। तो इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि यह प्रीवियस स्टेटमेंट क्या होती है। प्रीवियस स्टेटमेंट का मतलब होता है पहले दिया गया बयान। यह आमतौर से इन्वेस्टिगेशन के दौरान या तो आईओ को दिया जाता है या मजिस्ट्रेट के सामने इसे शपथ लेकर रिकॉर्ड करवाया जाता है। गवाह का पहले दिया गया बयान ही वह आधार है जिस पर कोर्ट में आज दिए गए बयान से उसका कॉन्ट्राडिक्शन साबित किया जा सकता है। यह पहले दिया गया बयान इनमें से किसी एक तरह का हो सकता है। पहला प्रकार है सेक्शन 180 BNSS या जो पहले 161 CRPC हुआ करता था उसके अंतर्गत पुलिस को दिया गया बयान। दूसरा हो सकता है सेक्शन 183 BNSS या जो पहले 164 CRPC हुआ करता था उसके तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया शपथ पूर्वक बयान। और तीसरा हो सकता है अपनी खुद की इच्छा से दिया गया कोई भी अन्य लीगल स्टेटमेंट, किसी दूसरे मुकदमे में दिया गया हो या कहीं किसी से बात करते हुए दिया गया हो, टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई हो। इनमें से किसी को भी प्रीवियस स्टेटमेंट या पहले दिया गया बयान कहा जा सकता है। अगला पॉइंट हम समझते हैं कि गवाह को प्रीवियस स्टेटमेंट के आधार पर कॉन्ट्राडिक्ट करना क्यों जरूरी होता है। अगर गवाह कोर्ट में कोई नया बयान देता है जबकि पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ को या मजिस्ट्रेट साहब को कुछ और बयान दे चुका है तो कोर्ट अपने आप उस बदलाव पर ध्यान नहीं देती है। कोर्ट का ध्यान डिफेंस काउंसिल को दिलवाना होता है। डिफेंस काउंसिल बयानों के इस अंतर को कोर्ट में प्रूव कर देंगे तो उसके बाद ही कोर्ट इस बात को मानेगी कि हां, गवाह ने बयानों में बदलाव किया हुआ है। इस सारे काम में डिफेंस काउंसिल का काम सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि डिफेंस काउंसिल ने बदलाव को प्रूव कर दिया तो कोर्ट इस बदली हुई गवाही को खारिज कर देगी और आरोपी को लाभ मिल जाएगा। लेकिन यदि डिफेंस काउंसिल या तो इस बदलाव पर ध्यान नहीं दे पाए या उसको कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए तो कोर्ट इस बदले हुए बयान को पहचान नहीं पाएगी और यह मान लेगी कि गवाह ने जो भी कोर्ट में कहा है, कोर्ट बयान में कहा है, वही सच बात है। आपको याद है ना कि कोर्ट में कही हुई बात तो वही बात है जिसको गवाह ने बदलकर बोला था, तो बदलकर बोली हुई बात को ही कोर्ट सच मान लेगी। हम अगला पॉइंट देखते हैं कि इन बयानों के बीच के कॉन्ट्राडिक्शन को साबित करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होती है, किस विधि से इसको किया जाता है। गवाह के कोर्ट में दिए गए आज के बयान और पहले दिए गए आईओ या मजिस्ट्रेट के सामने के बयान में यदि कोई बदलाव हुआ है तो उस बदलाव को कोर्ट में प्रूव करने की एक कानूनी विधि होती है जो इस तरह से है। पहली बात कि गवाह की वर्तमान कोर्ट बयान को ध्यान से सुना जाए। दूसरा, उसके बाद गवाह के कोर्ट बयान और पहले दिए गए बयान जो कि आईओ को या मजिस्ट्रेट को दिए होंगे उनकी आपस में तुलना की जाए, उनका मिलान किया जाए। और तीसरा पॉइंट है कि जहां भी इन दोनों बयानों में फर्क मिले वहां क्रॉस एग्जामिनेशन में एक उचित प्रश्न बनाकर गवाह से वह प्रश्न पूछा जाए। इसको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं जहां गवाह ने इन्वेस्टिगेशन में आईओ को अपने बयान 161 में बताया था कि उसने आरोपी को घटनास्थल पर नहीं देखा था, जबकि कोर्ट में उसने कहा कि उसने
आरोपी को देखा था और आरोपी खून से सना हुआ था। तो यहीं से चौथा पॉइंट शुरू होता है। तो इस क्रॉस में गवाह से सवाल पूछा जाएगा, क्या आपने पुलिस को बताया था कि आपने आरोपी को खून से सना हुआ देखा था? तो यहां दो प्रकार के ऑप्शन हो सकते हैं। पहला 5 नंबर का पॉइंट है कि यदि गवाह सच कहता है कि मैंने यह आईओ को नहीं बताया था कि मैंने आरोपी को खून से सना हुआ देखा था, तो यह कॉन्ट्राडिक्शन खुद ही प्रूव हो गया और अब आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे झूठे गवाह बड़े घाघ होते हैं। तो यहां क्या करेगा गवाह? वह झूठ बोलेगा। वह कहेगा कि मैंने आईओ को बताया था कि आरोपी खून से सना हुआ था। तो अब कॉन्ट्राडिक्शन को प्रूव करने के लिए आईओ की जरूरत होगी। कैसे जरूरत होगी? इसके बाद जब भी आईओ कोर्ट में गवाही देने आएगा तो डिफेंस काउंसिल उससे पूछेंगे कि भैया जरा रिकॉर्ड देखकर बताओ कि फला गवाह ने क्या आपको यह बताया था कि उसने आरोपी को खून से सना हुआ देखा था? इसके बाद आईओ रिकॉर्ड को देखेंगे। रिकॉर्ड क्या होगा? उस गवाह की पुरानी 161 की स्टेटमेंट जो फाइल में रिकॉर्ड हुई रखी है। तो उस रिकॉर्ड को देखकर आईओ सच बात को बताएगा और कहेगा कि नहीं, उसने यह बात नहीं कही थी, बल्कि गवाह ने तो यह कहा था कि उसने उस आरोपी को देखा ही नहीं था। इस प्रकार से गवाह द्वारा कोर्ट में झूठी बात कोर्ट बयान के अंतर्गत बोलने की बात आईओ के द्वारा प्रूव कर दी जाएगी और यह गवाह कॉन्ट्राडिक्शन देने वाला गवाह बन जाएगा। अगला पॉइंट है, बिना आईओ के बयानों को इस प्रकार से रिकॉर्ड पर लाए हुए क्या कॉन्ट्राडिक्शन का काम पूरा हो सकता है? और जवाब है नहीं। यदि गवाह ने झूठ बोला है और कहा है कि मैंने आईओ को वही बताया था जो आज कोर्ट में बता रहा हूं, तो बिना आईओ को सवाल पूछे हुए, बिना आईओ के गवाह को झूठा साबित किए हुए इस कॉन्ट्राडिक्शन को कोर्ट में प्रूव नहीं किया जा सकेगा। अनेक विद्वान एडवोकेट पूरी प्रोसेस नहीं अपनाते हैं, जिससे आरोपियों का बहुत नुकसान हो जाता है और उन्हें इस गलती का तब पता लगता है जब कोर्ट उनको सजा दे चुका होता है। जब भी इस तरह का कोई कंफ्यूजन एडवोकेट्स के सामने हो या फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स के सामने हो, तो आप लोग इंडियन लीगल सिस्टम से सलाह ले सकते हैं। यह सारा काम आईओ की सहायता से गवाह के झूठ को पकड़ना है, तो आप आईओ की सहायता लेना सीख लें और साथ ही मामला खराब हो जाने से पहले ही इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता भी ले लें। अगला पॉइंट है कि क्या इस कॉन्ट्राडिक्शन को प्रूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानूनी पैमाना तय किया है? हम कहेंगे हां, किया है। यह पैमाना तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1959 SC 1012 में दिया गया था। यह वही केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को मानते हुए पार्लियामेंट ने सीआरपीसी के सेक्शंस 161, 162 सीआरपीसी में बदलाव किया था और वह मानक स्वरूप तय किया था जो 1973 वाले सीआरपीसी में था। ये जो बातें हमने सीखी हैं कि बयानों के कॉन्ट्राडिक्शंस को कैसे प्रूव करें, ये इसी तहसीलदार सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी और वहीं से बातें आगे दूसरे केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ली हैं। इस तहसीलदार सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें स्पष्ट की थी। पहला, गवाह को उसकी पिछली स्टेटमेंट दिखाई जाए और दूसरा, उसे जांच अधिकारी से भी साबित करवाया जाए। तभी बयानों के बीच का कॉन्ट्राडिक्शन पूरा हो सकेगा और उसे कहा जा सकेगा कि यह कॉन्ट्राडिक्शन कोर्ट में प्रूव हो चुका है। तो सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी ताजा केस में इस नियम को दोबारा से रिटरेट किया है? हां, विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एनसीटी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने इसी नियम को फिर दोबारा से कहा है और यह 2014 की अपील नंबर 2482 थी, जिसे जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने फरवरी 13, 2025 को डिसाइड किया था। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाने के लिए गवाह के पहले दिए गए बयान को कोर्ट के बयान में ही ब्रैकेट में लिख दिया था ताकि पता रहे कि गवाह ने पुराना क्या बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सही तरीका यह है कि उस विरोधी हिस्से को जिससे अलग अलग कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होता है उसे
अलग से मार्क किया जाए, जैसे A या B और फिर उसके बाद इसको आईओ के सामने पूछा जाए कि A पर गवाह ने क्या कहा था, B पर गवाह ने क्या कहा था। यह विनोद कुमार वाला केस बताता है कि ठीक लीगल प्रोसीजर का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी विषय वस्तु महत्वपूर्ण होती है। अब हम अंत में इसका निष्कर्ष देखते हैं कि बयानों का कॉन्ट्राडिक्शन केवल एक सवाल नहीं होता कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ लिया और बात खत्म हो गई। यह एक स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है। गवाह के कोर्ट बयान तथा पहले दिए गए बयान के कॉन्ट्राडिक्शन को कोर्ट में प्रूव करना केवल एक टेक्निकल काम नहीं है जिसे किसी कुंजी से, यूट्यूब से या व्हाट्सएप से सीखा जा सकता हो। यह एक लीगल रणनीति होती है, योजना होती है जीत की, जो कठोर मेहनत और एक अनुभवी सीनियर एडवोकेट से ही सीखी जा सकती है। इसमें पहले चरण के रूप में एक बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन करना होता है जिसमें कोर्ट बयान और पहले दिए गए बयान के बीच में जो भी कॉन्ट्राडिक्शन है उसको उभारा जाता है। दूसरा स्टेप होता है कि रिकॉर्ड पर पहले से मौजूद प्रीवियस स्टेटमेंट की पहचान और उसके पॉइंट्स की पहचान की जाती है। इसके बाद इस प्रीवियस स्टेटमेंट को और आज की स्टेटमेंट को गवाह के सामने रखा जाता है, उनके कॉन्ट्राडिक्शन को भी गवाह के सामने रखा जाता है। यदि गवाह झूठ बोलकर बचना चाहे कि नहीं उसने तो आईओ को पहले वही बात बताई थी जो आज कोर्ट बयान में बताई है, तो आईओ से इस पहले दिए गए बयान की पुष्टि करवानी जरूरी है। जब यह पुष्टि रिकॉर्ड पर हो जाएगी तो अंतिम 5वें पॉइंट के रूप में फाइनल आर्गुमेंट के दौरान इस कॉन्ट्राडिक्शन वाले मुद्दे को बिल्कुल जोर लगाकर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होगा और बताना होगा कि देखिए साहब, यहां यह कॉन्ट्राडिक्शन है। इन सभी चरणों को एक कड़ी में जोड़ना होता है और यह एडवोकेट अपने अनुभव से जोड़ पाता है, तभी यह जजमेंट में असर करता है। और यदि एक डिफेंस काउंसिल इसको बेहतरीन तरीके से कर पाता है तो आरोपी आइसक्रीम खाता हुआ खुशी खुशी अपने घर लौटता है, उसको सफलता मिलती है, शांति मिलती है और वकील साहब को यश व कीर्ति दोनों मिलते हैं। हमारा ध्येय है कि किसी पर झूठा आरोप ना लगे तो हम उसको बचा पाएं। इसलिए हम अपने हर मेंबर को हर मुमकिन कानूनी सहायता देते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, 138 NI एक्ट की बात को समझाते हैं। सिविल हो या क्रिमिनल हो, हर केस में हम आपकी मदद करते हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजकर मेंबर बनने का तरीका जान सकते हैं। अपने केस के विजेता बनने के लिए, बेहतरीन एडवोकेट बनने के लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको अपनी सरल भाषा में प्राप्त होगी। आप वेबसाइट को देखें और अध्ययन करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।